मैंने यहाँ से लिखा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट, लिखा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब सुनना, देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है, लेट सपोज कि आपके पास में इस तरीके से डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट थे, जहां पे न्यूक्लियस इस तरीके से हो सकता है कि या तो उसकी स्पिन इस तरीके से हो या इस तरीके से प्रेजेंट हो, राइट। अब हम क्या बोलते हैं, जैसे ही इस न्यूक्लियस को आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना, तो होगा क्या, पहली बात, जब न्यूक्लियस अपने ही स्पिन पे यहाँ पे रोटेशन शो कर रहा है ना, तो ये खुद भी तो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। किस तरह एक्ट कर रहा है, खुद भी ये एक छोटे से मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, दैट मींस ये भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जब आप इस छोटे एक टाइनी मैग्नेट को बहुत बड़े एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, तो बताओ क्या होगा मैम, जो इसका एनर्जी लेवल है ना, जब ये डीजेनरेट है, एक्चुअली ये फिर डिस्क्रीट हो जाएंगे। इसका मतलब है जैसे ही आपने इस न्यूक्लियस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इस तरीके से डिस्क्रीट हो गए। तो मैंने बोला यहाँ पे B0 है, B0 इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आप इसको इसमें रखते हो, द एनर्जी लेवल्स गेट डिस्क्रीटेड, ये इस तरीके से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और ये गैप क्रिएट कर देते हैं, दैट मींस दिस डेल्टा E, राइट। अब अगर लेट सपोज आपका जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ये उसकी स्पिन है, वो ये वाला एनर्जी गैप को क्या करता है, फुलफिल कर जाता है, और यहाँ पे जाके अपने स्पिन क्या कर देता है, बदल लेता है। तो अगर ये कर पाएगा ना ये स्पिन चेंज, अगर ये स्पिन चेंज हो जाएगी, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर स्पिन चेंज हो जाती है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, कि न्यूक्लियस ने अपनी क्या कर ली, स्पिन चेंज कर ली, राइट। अब ये स्पिन चेंज करने के लिए इसको रिक्वायर्ड होगी बाहर से एक एक्सटर्नल रेडिएशन, जिसी को हम यहाँ पे ले रहे होते हैं रेडियो वेव, ठीक है, जिसके लिए ही वी आर टेकिंग हेयर रेडियो वेव्स। क्या ले रहे होते हैं हम, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वेव्स जिनको हम कहेंगे वो तो नहीं होती है ना, बहुत लेस एनर्जी की है, तो ये बस इतना काम करवा पाती हैं कि ये वाला जो एनर्जी बैरियर है ना, ये आपके न्यूक्लियस को ये क्रॉस करवा देती हैं, और न्यूक्लियस ऊपर जाके अपने स्पिन ट्रांजिशन शो कर देता है, ठीक है। एक बात तो हुई ये। अब दूसरी बात ये आती है कि रेडियो वेव्स तो एक्चुअली आपकी वेव्स होती हैं, राइट। ये तो कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी एज वेल एज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। इवन आई विल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे आपके मैग्नेटिक फील्ड के पास। वेयर अगर मैं इसकी बात करूँ ना न्यूक्लियस की, तो बोलूंगी मैम इसके पास में तो मैग्नेटिक फील्ड है, टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड तो है, बट मैम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और एक वेव अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसमिट करेगी, ये बैरियर क्रॉस करवाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब आपकी वेव्स कपल कर जाएं, जब आपकी वेव्स क्या कर जाएं, कपल कर जाएं। तो मैम ये तो वेव है डेफिनेटली, ठीक है, बट ये तो वेव ही नहीं है ना, ये तो वेव ही नहीं है, ये तो अभी तक न्यूक्लियस है ओनली आपके पास, राइट। ये तो न्यूक्लियस है, ये तो वेव की तरह एक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये अभी तक तो आपके पास में वेव नहीं है। अगर ये वेव की तरह एक्ट करेगा तो वो कब करेगा, सुनना, देखो होता क्या है ना, जब भी आप इसी टाइनी मैग्नेट को, और टाइनी मैग्नेट मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अगर एक चार्ज पार्टिकल अपने ही एक्सिस पे ऐसे रोटेशन शो करता है तो वो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, राइट। अब सुनना, देखो मैंने बोला हुआ क्या कि आपने इस टाइनी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये अपने एक्सिस पे तो इस तरीके से घूम ही रहा था, राइट। ये अपने एक्सिस पे तो इस तरीके से क्या कर रहा था, अपने एक्सिस पे तो इस तरीके से घूम ही रहा था, साथ साथ अब ये क्या करेगा ना, ये इस तरीके से ऐसे भी घूमने लगेगा, राइट। समझ रहे हैं आप, मतलब जिससे अगर सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है, ये अपने एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट कर रहा था, ऑन पुटिंग दिस न्यूक्लियस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे तो घूमेगा ही, साथ साथ ये ऐसे भी घूमने लग जाएगा, मतलब ये इस तरीके से भी राउंड लेने लग जाएगा। और जब ये ऐसा राउंड लेगा, जब ये ऐसे ऑसिलेशन शो करेगा, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगी आपकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। क्या प्रोड्यूस होगी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको आप कहते हैं प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं जिसे, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और साथ साथ इसके इस तरीके से घूमने से जो प्रोड्यूस होता है, कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी था, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, तो बोलेंगे इसकी वजह से अब ये अब जो इसके पास में रेडियो वेव्स जो आ रही थी, उनकी एनर्जी आराम से क्या कर सकता है, खुद में गेन कर सकता है। मतलब अब जो है रेडियो वेव वो इसके साथ में कपल कर सकती हैं। बिफोर दिस कंडीशन ये कपलिंग पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इसके पास में, यस यू कैन से कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट थे, बट इसके पास में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। तो बोला पहला यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, बट ऑन पुटिंग दिस न्यूक्लियस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज हुई, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। बोलते हैं जैसे ही वो फील्ड डेवलप हो गया, अब इसके पास में दोनों फैक्टर आ गए, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। नाउ इट इज कैपेबल इनफ ऑन एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन फ्रॉम द इनकमिंग रेडिएशन। क्या बोल रहे हैं कि आपसे बाहर से जो एनर्जी आ रही है, जो रेडिएशन से आ रही है, वो इसको एब्जॉर्ब ये इजीली कर लेगा,
राइट ये वो बाहर से आने वाली रेडिएशन को, एनर्जी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा ना तो ये वाला स्पिन आपको शो कर देगा, ये वाला ट्रांजिशन आपको शो कर देगा। दैट मींस यहां से यहां को चला जाएगा और अपनी स्पिन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जैसे ही ये स्पिन चेंज करता है ना, जैसे ही ये इस तरीके से न्यूक्लियस अपनी स्पिन चेंज करता है, तो इसको हम बोलते हैं, पहली बात ये वो कर सकते हैं, ये वो सारी स्पीशीज आपकी कर पाएंगी जो एनएमआर एक्टिव होंगी। राइट क्या होंगी, एनएमआर एक्टिव होंगी, स्पिन चेंज करेंगी डेफिनेटली, और उनके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको एक सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में बात आती है, ये तो बेसिक था ठीक है एनएमआर का, अब बात नेक्स्ट में आती है कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो आपको इस तरीके से एनएमआर का एक सिग्नल जनरेट करके देंगी। दैट मींस एनएमआर एक्टिव स्पीशीज यहाँ से कौन कौन सी प्रेजेंट हो सकती हैं। राइट सुनना देखो अब इसके बाद में सुनिएगा। तो मैंने बोला यहाँ से एनएमआर एक्टिव स्पीशीज एक्चुअली हमारी जो मदद करता है वो स्पिन क्वांटम नंबर हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ से लिखिएगा कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपकी हेल्प करता है ये बताने में कि विच स्पीशीज विल बी एनएमआर एक्टिव एंड विच विल नॉट बी। राइट तो इसको आप आई से डिनोट करते हैं। अब मैंने बोला जिस किसी को भी एनएमआर एक्टिव होना है एक्चुअली उसके लिए आई वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसके लिए आई वैल्यू कुछ ना कुछ प्रेजेंट होनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, अब सुनना देखो यहाँ से, तो मैंने बोला आई वैल्यू नॉन जीरो आपकी जानी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव सम वैल्यू फॉर दिस आई, ताकि आप एनएमआर एक्टिव हो पाओ। देखते इधर, तो मैंने बोला लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा मास नंबर, एटॉमिक मास। राइट मास नंबर लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मास नंबर, यहाँ मैंने लिखा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और यहाँ लिखा एनएमआर एक्टिव की इनएक्टिव, एनएमआर एक्टिव, एक्टिव या फिर इनएक्टिव। राइट समझना देखो, हमने बोला जैसे सपोज करो मास नंबर आपके पास में इवन है, राइट एटॉमिक नंबर भी आपके पास में इवन है, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, इट मींस जो आई वैल्यू आएगी ना वो आपके पास में जीरो आएगी। कैसे आएगी, जीरो आएगी। इट मींस आप बोलोगे जो एनएमआर है ना, एनएमआर इनएक्टिव है। राइट एनएमआर इनएक्टिव है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने एग्जांपल लिया, जैसे सपोज करो आपने बोला 13C या आपने बोला 12C6। राइट जो अपना C6 होता है कार्बन, 12C6। राइट तो ये भी इवन है, ये भी इवन है। जैसे ही इवन इवन जाएंगे इट मींस वो एनएमआर इनएक्टिव होगा। इसी रीजन से अपन जो कार्बन 12 है उसको एनएमआर में किसी भी सिग्नल की सिग्नल देते नहीं देखते। इट मींस जो कार्बन आपका 6 होता है, कार्बन 12 होता है, नंबर 6 उसका, तो बोलते हैं जो कार्बन 12 है वो आपके पास में एनएमआर इनएक्टिव होता है, उसकी वजह से कभी भी कोई सिग्नल इंपार्ट नहीं होता इन दी एनएमआर। ठीक है, तो एनएमआर इनएक्टिव स्पीशीज की तरह आप देखते हो उसे। नेक्स्ट समझना, मैंने बोला लेट सपोज सेकंड नंबर पे मैंने ऐसे लिया कि ये इवन है या फिर ये ऑड है, और इसको बोला ये भी आपके पास में कैसा है, इवन है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि, और इसके लिए लिखो कि आई वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होती है, दैट मींस ये एनएमआर एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बात की 14 and 7 की। राइट किसकी बात करी, 14 and 7 की। अब आप इसमें देखोगे कि भाई ये तो आपके पास में ऑड है। राइट जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो आपके पास में, यहाँ लिखना एटॉमिक नंबर तो आपके पास में ऑड है। राइट तो बोला एटॉमिक नंबर ऑड है लेकिन मास नंबर आपके पास में इवन है। चाहे ये सिनेरियो हो या फिर कोई और सिनेरियो ले लो आप, जैसे 1H1 ले लो, ठीक है, जिसमें ये भी ऑड हुआ। राइट यहाँ पे बोल रही हूँ ये भी ऑड हुआ और ये भी ऑड हुआ। राइट ये भी ऑड हुआ, तो भी इन दोनों ही कंडीशंस में आप बोलोगे जो आई वैल्यू है ना आपकी वो कैसी जाएगी, नॉन जीरो जाएगी। इट मींस इन दोनों ही कंडीशंस में आपकी स्पीशी कैसी होगी, एनएमआर एक्टिव स्पीशी होगी। कैसी होगी, एनएमआर एक्टिव स्पीशीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 13C6। राइट ये चीज ली, 13C ले लिया मैंने। जैसे 13C लिया, बोला एटॉमिक नंबर तो इवन लेकिन मास नंबर ऑड। राइट तो भी ये कैसा है, एनएमआर एक्टिव है। ठीक है, तो भी कैसा है, एनएमआर एक्टिव है। इस तरीके से एक्टिव इनएक्टिव का आप क्लासिफिकेशन करते हो और ये देखते हो कि कौन आपको सिग्नल जनरेट करके देगा, कौन एनएमआर में सिग्नल इंपार्ट करे।